हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज 15वां पार्ट देखेंगे सिविक्स का। जो ये बाहर रिवीजन का ये 15वां पार्ट है। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो रिवीजन के तौर पर सारे पार्ट को बनाए जा रहे हैं। आपकी जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीटीसी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचारक विकासवादी समाजवाद से संबद्ध है? विकासवादी समाजवाद से कौन संबद्ध था? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बर्नस्टीन। ठीक है, बर्नस्टीन जो है विकासवादी समाजवाद के बारे में जो है बर्नस्टीन ने सर्वप्रथम 1898 में जो है इसका व्यवस्था दिया था और उसने विचार व्यक्त किए कि संशोधनवादी विचार दिए और विकासवादी समाजवाद के ये विचार जो है फेबियनवाद, संशोधनवाद, प्रजातांत्रिक समाजवाद, संसदीय समाजवाद, सामाजिक प्रजातंत्र सभी का आधार बना। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 32 नंबर प्रश्न है, फांसीवाद दो विरोधी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। तो किन दो विरोधी सिद्धांतों का अभिव्यक्ति है? तो ये है आपका स्वेच्छाचारिता और राज्यवाद। फांसीवाद जो है प्रजातंत्र का शत्रु माना जाता है और यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल देता है। राज्य साधन बन जाता है और व्यक्ति जो है साधन बन जाता है। राज्य साध्य बन जाता है और व्यक्ति साधन बन जाता है। और विलियम मैकगनबर्ग ने जो है इनकी एक पुस्तक थी और फ्रॉम लेटर टू हिटलर, और उसमें उन्होंने टिप्पणी की थी कि यदि उदारवाद जो है प्रजातंत्र तथा व्यक्तिवाद के दो सिद्धांतों का मिश्रण है तो फांसीवाद जो है परंपरा स्वेच्छावादी या निरंकुशवाद तथा राज्य की पूंजी के दो विरोधी सिद्धांतों का मिश्रण माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? तो वो हेयर प्रणाली है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए जो है सीमित मतदान प्रणाली, सामूहिक या एकत्रीभूत प्रणाली, एकल मतदान प्रणाली, द्वितीय मतदान प्रणाली, संक्राम्य मतदान प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, तो ये सभी प्रणालियाँ जो हैं किन के लिए हैं? तो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे अच्छी पद्धति जो है हेयर प्रणाली माना जाता है। ठीक है, किंतु पहली 5 प्रणाली में किसी में अल्पसंख्यकों को इस बात का आश्वासन नहीं मिलता कि उनका प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुपात में हो सकेगा। इस दोष को दूर करने के लिए जो है 1851 में इंग्लैंड के टॉमस हेयर ने एक योजना प्रस्तुत की जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व नाम से जो है प्रचलित हुआ और उसको जो है हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 34 नंबर प्रश्न है, कार्यगत प्रतिनिधित्व है। तो कार्यगत प्रतिनिधित्व क्या होता है? तो ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। सही है। आनुपातिक एवं अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, तो ये भी सही है। ठीक है, एक व्यावसायिक एवं कार्यरत प्रतिनिधित्व होता है, तो ये भी सही है। सामाजिक खंड तक सीमित प्रतिनिधित्व, ये तो ये गलत है। ठीक है, सीमित नहीं रहता है बल्कि असीमित है ये। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्यगत जो प्रतिनिधित्व होता है वो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है और आनुपातिक एवं अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया देता है और एक व्यावसायिक एवं कार्यरत प्रतिनिधित्व का कार्यक्रम चलाता है। तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम बर्क ने दिया था। ठीक है, बर्क ने राजनीतिक दल की परंपरागत या संगठन सिद्धांत की परिभाषा दी है। उनके अनुसार उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामान्य सिद्धांतों पर सहमत हैं और सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जो है राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करने के लिए जो है एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, क्या आप सहमत हैं कि संविधान एक संवैधानिक शासन एक ही है? तो ये तो गलत है। संवैधानिक सरकार द्वारा संविधान का पालन अनिवार्य नहीं है, तो ये भी तो गलत है, अनिवार्य है। ठीक है, संविधान का अर्थ संवैधानिक है, तो ये भी गलत है। संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है यानी उल्टा है, तो ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, हम इससे सहमत हैं कि संवैधानिक सरकार जो होती है वो स्वेच्छाचारी शासन का विलोम होता है। ठीक है,
यह जरूरी नहीं है कि राज्य में संविधान हो तो वहाँ संवैधानिक सरकार भी हो। संवैधानिक सरकार वह सरकार है जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार संगठित, सीमित और नियंत्रित हो तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर जो है केवल विधि के अनुरूप संचालित हो। ठीक है। और हिटलर व स्टालिन के समय में जो है जर्मनी में, रूस में संविधान तो थे पर संवैधानिक सरकारें नहीं थीं जो सरकार की स्वेच्छा पूर्वकता के स्थान पर जो है विधि के अनुरूप जो है संचालित हो, वही संवैधानिक सरकार मानी गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर पर है कठोर संविधान वह है जो सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता है। तो कठोर संविधान जो है सामान्य विधि से, तो यही सही हो जाएगा आपका। ठीक है। सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आसानी से संशोधित तो वो तो लचीला हो जाएगा। ठीक है। विधायिका की 3/4 बहुमत से संशोधित गलत है, विधायिका के 2/3 बहुमत से संशोधित होता है, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो कठोर संविधान होता है जिनमें जो है संवैधानिक व साधारण कानून में मौलिक भेद समझा जाता है तथा इनमें जो है संवैधानिक कानूनों में संशोधन परिवर्तन के लिए जो है साधारण कानूनों के निर्माण विभिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण कानूनों के निर्माण की प्रणाली से कठिन होती है। ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। 38 नंबर प्रश्न है संविधानवाद का पाश्चात्य दृष्टिकोण आधारित है, तो किस पे आधारित है वो? विधि एवं अभिसमयों पर, तो सही है। विधि के शासन पर, तो ये भी सही हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता पर, ये भी सही हो जाता। एक राजनीतिक दल के आधिपत्य पर, तो ये तो गलत है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। जो संविधानवाद की पाश्चात्य दृष्टिकोण है वो विधि के अभिसमयों पर आधारित है, विधि के शासन पर आधारित है, प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है एकात्मक व्यवस्था अच्छी है क्योंकि इनमें नियंत्रण के लिए केंद्र होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। यही सही हो जाएगा। एकात्मक व्यवस्था इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें जो है नियंत्रण के लिए केंद्र होता है। फाइनर महोदय ने कहा था एकात्मक राज्य वह है जिसमें शासन, सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है और जिसकी इच्छा एवं जिसके अधिकारी जो है समस्त क्षेत्र पर कानून सर्वशक्तिमान होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है संविधानवाद के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है। तो संविधानवाद एक मूल्यपरक अवधारणा है, तो बिल्कुल सही है। संविधानवाद एक सांस्कृतिक अवधारणा है, ये भी सही है। संविधानवाद केवल संविधान जन्य अवधारणा है, तो केवल संविधान जन्य अवधारणा है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। और संविधानवाद प्रधानतः साध्यमूलक अवधारणा है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है कौन सही नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधानवाद केवल संविधान जन्य अवधारणा ही, ये आपका गलत है। ठीक है। संविधानवाद सामान्यतः संविधान जन्य अवधारणा है। ठीक है। न केवल संविधान जन्य अवधारणा है। ठीक है। न केवल संविधान जन्य अवधारणा है। कई बार संविधानवाद के आदर्शों का जो है प्रतिबिंब संविधान में नहीं मिलता और इसके अतिरिक्त जो है संविधानवाद को मूल्य संबंध, संस्कृति संबंध, गत्यात्मक, सहभागी, तमाम नामों से, तमाम रूपों में इसको देखा जाता है। ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है शब्द फेडरलिज्म या फोडम से ग्रहण किया गया है। यह निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? जो फेडरलिज्म है, संघवाद जो है, ये फोडम से ग्रहण किया गया है। यह निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है। संघ शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची फेडरेशन होता है। लैटिन भाषा के शब्द फोएडस से निकला है और इसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है संधि या समझौता। ठीक है। तो संधि या समझौता, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने यूरोप में संवैधानिक सरकार के विकास में योगदान दिया? तो कांस हलियर आंदोलन। ठीक है। कांस हलियर आंदोलन जो था, ठीक है, ये जो है यूरोप में संवैधानिक सरकार के विकास में योगदान दिया था। तो सीमित एवं संवैधानिक सत्ता का जो सिद्धांत परिषदीय आंदोलन ने प्रस्तुत किया, वही जो है सीमित राजतंत्र के सिद्धांत के रूप में लाक के विचारों में दृष्टिगोचर होता है। अतः यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि आधुनिक युग को संविधानवाद के विचार परिषदीय आंदोलन की महत्वपूर्ण देन है। ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है भूतपूर्व सोवियत संविधान ने अपनी संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए जो भारतीय तथा अमेरिकी संघों ने अपनी इकाइयों को नहीं दिए।
ये 2 अधिकार कौन थे? तो विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना, तो ये नहीं था। संघ से अलग हो सकना, ये था। अलग सेना रखना, ये भी नहीं था। किसी क्षेत्रीय संगठन में सम्मिलित होना, ये भी था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, भूतपूर्व सोवियत संविधान ने अपनी संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए जो भारतीय तथा अमेरिकी संघों ने अपनी इकाइयों को नहीं दिए हैं। तो भारतीय और अमेरिकी संघों ने अपने भारत को संघ से अलग हो सकना, ठीक है, ये अधिकार नहीं दिए हैं। और किसी क्षेत्रीय संगठन में सम्मिलित होना, ये जो 2 अधिकार हैं, ठीक है, ये 2 अधिकार नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा इस प्रकार की है? एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य अधिकारों में मेल रखना है। तो जहाँ संघात्मक सरकार आवे, ठीक है, तो इसकी परिभाषा दिया था किसने? केसी ह्यूयर, हरमन फाइनर, एबी डाइसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये परिभाषा दिया था एबी डाइसी ने। ठीक है, एबी डाइसी ने कहा था एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य अधिकारों में मेल रखना है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर प्रश्न है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह कौन है? भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु में समानता पाई जाती है वह कौन सी बिंदु है? तो है केंद्र तथा राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंचायत करना। ठीक है, तो ये दोनों में समान पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिका संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच झगड़े का निर्णय करेगा। इसी प्रकार भारत में जो है, भारत में अनुच्छेद 131 के अधीन राज्य, संघ एवं राज्यों अथवा राज्यों के बीच विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है। ठीक है, तो अमेरिका संविधान में अनुच्छेद 3 में यह वर्णन है और भारत में जो है अनुच्छेद 131 में। 46 नंबर प्रश्न है, अध्याक्षात्मक प्रणाली आधारित है। तो एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता होने पर, बहुत से व्यक्तियों के हाथों में सत्ता होने पर सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का पृथक्करण, तो यही जो है अध्यक्षात्मक प्रणाली का आधार माना जाता है। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती हैं। तो वही जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है। 47 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण संभव है? तो कांग्रेस के दोनों सदनों की स्वीकृति से, तो नहीं। सीनेट की स्वीकृति से, तो ये भी नहीं। कांग्रेस द्वारा संबंधित राज्यों की सहमति से। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिका संविधान के अनुच्छेद 4 की उपधारा 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि कांग्रेस नवीन राज्यों को जो है संघ में प्रवेश दे सकेगी, परंतु कोई नया राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थापित नहीं किया जाएगा और न ही 2 या 2 से अधिक राज्यों या उनके भागों को मिलाकर उन राज्यों के विधानमंडल तथा कांग्रेस की सहमति के बिना किसी नवीन राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था प्रायः व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देती है। तो यही तो सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य संबंध घनिष्ठ नहीं हो पाता है। व्यवस्थापिका प्रायः कार्यपालिका का विरोध करती रहती है और यह स्थिति तब और उग्र हो जाती है जब अध्यक्ष एक राजनीतिक दल का सदस्य होता है और व्यवस्थापिका में दूसरे दल का बहुमत होता है। तो यही पहला ही आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, संसदात्मक सरकार निम्नांकित में से किसके अभाव में कार्य नहीं करती है? किसके अभाव में कार्य नहीं करती है पूछा है। तो लिखित संविधान, तो ये गलत है। स्वतंत्र न्यायालय, तो ये भी गलत हो जाएगा। राजनीतिक दल, ठीक है, राजनीतिक दल के अभाव में कार्य नहीं कर सकती है। संसदीय प्रणाली और दल का जो अनन्य संबंध होता है
संसदीय प्रणाली की सुचारुरूपता के लिए जो है कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। प्रतियोगी दल व्यवस्था, राज्य के अध्यक्ष की अध्यक्षता, राज्य के अध्यक्ष की तटस्थता, संसद की सर्वोच्चता, ठीक है। तो ये सभी जो है इसके अंग माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा है संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है। तो राजनीतिक दल के अभाव में कार्य नहीं कर सकती है सरकार, ठीक है। जब राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो सरकार नहीं रहेगा, सरकार नहीं रहेगा तो संसद का कोई कार्रवाई नहीं होगी, संसद की कोई कार्रवाई नहीं होगी तो कानून नहीं बनेगा। तो सारे तथ्य हैं, आप लोग जानते होंगे। 50 नंबर प्रश्न है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की हेयर योजना में प्रत्येक मतदाता को कितने मत देने का अधिकार होता है। एकल संक्रमणी मत, अनेक संक्रमणी मत, जितने स्थान भरे जाने हो उसके मत से कम, अधिकतम 2 मत। तो ये एकल संक्रमणी मत का ही नाम जो है हेयर प्रणाली, हेयर योजना है, ठीक है। हेयर योजना है, ठीक है। तो पहला ही सही हो जाएगा, इसी को हेयर योजना कहते हैं, एकल संक्रमणी मत को, ठीक है। एकल संक्रमणी मतदान प्रणाली में प्रत्येक दल को अपनी संख्या अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अवसर मिलता है और इसलिए इसको अनुपातिक प्रणाली भी कहते हैं। मतों के परिवर्तन की व्यवस्था के कारण जो है इसको संक्राम्य मतदान प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मतदान का अधिकार होता है, अतएव इसको जो है एकल संक्रमण मतदान भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नाम हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव सन 1919 की क्या प्रमुख अनुशंसा थी। तो प्रांतीय शासन पर जनसामान्य का सीमित नियंत्रण, ठीक है। प्रांतीय शासन पर जो है जन सामान्य का सीमित नियंत्रण, यही जो है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो 1919 में आया था, इसी अनुशंसा पर वो आया था, ठीक है। एक लेखक थे पायली, उन्होंने 1919 के अधिनियम की आधार योजना में 4 प्रमुख सिद्धांत बताए थे, ठीक है। तो इसमें जो है प्रांतीय शासन के क्षेत्र में यथासंभव जनता की नियंत्रण स्थापना होगी, और दूसरा कहा था कि केंद्र के नियंत्रण से जो है प्रांतीय शासन की बड़ी मात्रा में स्वतंत्रता व उसका जो है लोक प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायित्व होगा, और तीसरा बताया था भारत सरकार ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी रहेगी परंतु लोकप्रिय प्रतिनिधित्व तथा उसके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी, और चौथा उन्होंने कहा था कि परिवर्तन संभव होने तक जो है भारत सरकार की ब्रिटिश संसद तथा भारत मंत्री का जो है प्रांतों पर नियंत्रण कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव में ये 4 महत्वपूर्ण तथ्य को दिया गया था, ठीक है। और ये चारों महत्वपूर्ण जो तथ्य थे प्रांतीय शासन पर जो है जन सामान्य का सीमित नियंत्रण रखने के लिए ये पारित किया गया था। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली। तो ये था भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1861, ठीक है। 1861 के अधिनियम के साथ जो है भारत में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था रुक कर व अप्रत्यक्ष तरीके से प्रारंभ की गई, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अनुसार जो है 1892 के अधिनियम, जो ये 92 का अधिनियम था, में भारत में जो है भली भांति तथा वास्तविक रूप से प्रतिनिधात्मक शासन की नींव पड़ी, ठीक है। लेकिन शुरुआत अगर देखा जाए, शुरुआत मतलब धीरे धीरे जो मतलब एक नींव डालने का प्रक्रिया शुरू हुआ था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से ही ये शुरुआत हो चुकी थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक व्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 352 में यह व्यवसायी थी कि यह युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक उपद्रव से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण युद्ध, बाह्य या आक्रमण या आंतरिक उपद्रव के उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण यदि राष्ट्रपति की अनुभव करे कि संपूर्ण भारत या उसके किसी एक भाग में शांति खतरे में है तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। और संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 352 में से जो है आंतरिक उपद्रव शब्दावली निकाल करके जो है उसमें सशस्त्र विद्रोह शब्दावली जोड़ा गया था, ठीक है। तो अनुच्छेद 352 में से 44वें संविधान संशोधन में पहले आंतरिक अवस्था थी, ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसको निकाल करके इस शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
54 नंबर प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में जिसका तात्पर्य है किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित न करना सही है, न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार सही है, समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना सही है, कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के आदमियों का समान होना, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। कानून के समान संरक्षण की व्याख्या करते हुए जो है उच्चतम न्यायालय का विचार था कि समान संरक्षण का अर्थ है समान परिस्थितियों में समान संरक्षण, और दूसरा कहा था विधि निर्माण करने के लिए राज्य न्याय संगत वर्गीकरण कर सकता है, और तीसरा कहा था युक्ति संगत होने की परिकल्पना विधि के पक्ष में ही की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था, तो कौन सा कारण था, यह तत्कालीन कार्यरत प्रशासकीय ढांचा था, गलत है। इससे जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत स्वीकारना अनिवार्य था, तो ये भी नहीं सही लग रहा है, ठीक है। इस देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकार किया गया, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अनेक जातियों भाषा भाषियों तथा महान जनसंख्या वाले भारत देश की संवैधानिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है केवल संघीय व्यवस्था ही उपयुक्त प्रणाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर है, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है, तो केवल अनुच्छेद 39 का व्यय और 39 का सय से जो है लिखित सिद्धांतों को, ठीक है। 25वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 25वें संविधान संशोधन अनुच्छेद अधिनियम से जो है अनुच्छेद 39 का बी और सी, ठीक है, को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता दी गई, ठीक है। और मिनर्वा मिल निर्णय जो 1980 के पश्चात यह स्थिति है कि जो अनुच्छेद 39 का बी और सी है इसके उद्देश्य को व्यवहारिक रूप देने के लिए जो है बनाए गए कानूनों को अवैध न समझा जाए, भले ही उससे जो है किसी मूल अधिकार का अतिक्रमण होता हो, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में कुछ निर्देश जोड़े गए हैं, ये निर्देश हैं, तो कौन से निर्देश हैं, तो समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था, प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी, वन्यजीव सुरक्षा, विशेष परिस्थितियों में बाल श्रम का समर्थन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 सही हो जाएगा, ठीक है। संविधान क्या बोलते हैं, संविधान के 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 39 के ए में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देने की व्यवस्था, और अनुच्छेद 43 के ए में उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों के भाग लेने की व्यवस्था, और 48 के ए में जो है राज्य पर्यावरण रक्षा और सुधार तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा, ठीक है। यही शब्द जो इसमें जोड़े गए थे, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये समान न्याय जो था ये कहते हैं 39 का ए, ठीक है, और मजदूरी प्रबंधन उद्योगों में ये था 43 के ए से संबंधित, और ये वन्य जीव था किससे, तो ये 48 का ए से था, ठीक है। तो अनुच्छेद भी याद रखिएगा, अनुच्छेद भी पूछता है मिलान करने के लिए दे देगा, और इधर अनुच्छेद दे देगा आपको मिलान करने के लिए पूछेगा, तो सभी को याद रखिएगा। 58 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है, तो विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा, गलत है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। तो यही सही हो जाएगा बी, ठीक है। अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार कानून की उचित प्रक्रिया अथवा विधि का सम्यक प्रक्रिया है, जबकि भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया आधार है। इसके अनुसार जो है न्यायालय संसद द्वारा निर्मित विधि की विवेक या युक्तियुक्तता की समीक्षा नहीं कर सकते हैं। यदि कानून निर्माण के दौरान जो है व्यवस्थापिका द्वारा कानून निर्माण की क्षमता का उल्लंघन किया गया हो तो ही न्यायालयों द्वारा जो है इसे अवैध घोषित किया जा सकता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, तो के.टी. शाह ने बताया था, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य थे के.टी. शाह, संविधान सभा के सदस्य थे के.टी. शाह, और इन्होंने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, तो भारत के जो महान्यायवादी होता है, ठीक है, भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता,
इंग्लैंड में वह सदस्य होता है, ठीक है। इंग्लैंड में अगर देखा जाए तो वो सदस्य होता है, लेकिन भारत में नहीं होता है। किंतु उसे किसी भी सदन में या उनकी समिति की बैठक में बोलने का अधिकार है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ये कहता है कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 88 में ऐसा वर्णन किया गया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।